जय हिंद दोस्तों। आप सबको एक बार फिर से जीएस मस्तिष्क 22 में स्वागत। और दोस्तों, मैं देवदीप सर आप लोग को आज हिस्ट्री लेकर के आया हूं और आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आपको पता ही है कि मैं पर डे अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके फिजिक्स का वीडियो डाल रहा हूं, करंट अफेयर का वीडियो डाल रहा हूं। और उसी कड़ी में हम आज हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि बिहार में एग्जाम का दौर चल पड़ा है। जनवरी में ही बिहार दरोगा का एग्जाम है। एईडीओ का एग्जाम था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया और सारे एग्जाम लाइन अप में है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार वीडियो फिजिक्स का डाल रहे हैं और फिर हम वीडियो जो है आज हिस्ट्री का डाल रहे हैं, करंट अफेयर का डाल रहे हैं। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं प्रयास करता हूं कि वीडियो डाल दूं, अपलोड कर दूं। क्योंकि आपको पता है कि मेरा एक ऑफलाइन क्लासेस भी है सिरघाटी में। उस क्लासेस का नाम है उत्कर्ष कम्पिटिटिव क्लासेस सिरघाटी। ये गया जिला के अंतर्गत आता है और उसमें मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, तो वहां पर भी टाइम देना होता है। इसलिए ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं कर पाता हूं। और मेरा तो इच्छा रहता है कि दिन में 3-4 वीडियो डाल दूं, लेकिन फिर भी जितना हमको टाइम मिलता है हम उतना काम कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में आप जानते हैं कि हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। और एक को बोलते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। एक को बोलते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत। आप इतिहास की जगह पे भारत लिखो, ज्यादा बेटर होगा। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक होता है आधुनिक भारत। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। डेट इज एशियंट इंडियन, मेडिवल इंडियन एंड मॉडर्न इंडियन। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। और आप लोग अभी देखें कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। दोस्तों, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज के सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा इतिहास से अगर क्वेश्चन आता है तो वो जो है आधुनिक भारत से सवाल आता है। उसके बाद मध्यकालीन भारत से और प्राचीन भारत से थोड़ा सा कम सवाल देखने को मिल रहा है आजकल। लेकिन जो हमसे पढ़ाई किए हैं ऑफलाइन में, उनको मैं सबसे पहले मध्यकालीन भारत पढ़ाता हूं, उसके बाद आधुनिक भारत, तब फिर प्राचीन भारत। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। इस तरह से हमारा चलने का योजना है। तो प्राचीन भारत को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे? 3 भागों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। एक को बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। और एक को बोलते हैं
ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? किसे बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल और किसे बोलेंगे ऐतिहासिक काल? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमारे पास अवशेष उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? अवशेष उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मैंने क्या बोला? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमारे पास फॉसिल्स उपलब्ध है, लेकिन फॉसिल्स के साथ साथ कुछ रिटन सोर्स हमें हाथ नहीं लगा, तो उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सिर्फ हमारे पास अवशेष मिला, हमें क्या मिला? अवशेष मिला, लेकिन उस अवशेष के बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिला, तो उस काल को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमारे पास अवशेष भी प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिला। क्या मिला? लिखित साक्ष्य, यानी फॉसिल्स के साथ साथ रिटन सोर्स भी मिला, लेकिन जितने भी रिटन सोर्स मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, उसको पढ़ा नहीं जा सका। हम पढ़ ही नहीं पाए कि जो वो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। उस काल को हम लोग बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोला? कि जिस काल का सिर्फ हमें अवशेष मिला हो, उसका कोई रिटन सोर्स नहीं हो, उस काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में हमें अवशेष भी मिला हो और लिखित साक्ष्य भी मिला हो, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका, इसको हम लोग बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? वे काल जिसमें हमारे पास अवशेष भी मिला हो। क्या मिला हो? अवशेष भी मिला हो और लिखित साक्ष्य भी मिला हो। लिखित साक्ष्य भी मिला हो और ये जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा गया हो। हम पढ़ गए, हम पढ़ लिए कि ये लिखित साक्ष्य में क्या लिखा हुआ है, तो उस काल को हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें सिर्फ अवशेष हो, रिटन सोर्स हमारे पास नहीं हो, फॉसिल्स अवेलेबल हो लेकिन रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं हो, तो डेट इज कॉल्ड प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा गया? वह काल जिसमें अवशेष हो और रिटन सोर्स भी हो, लेकिन हम अभी तक इसको नहीं पढ़ पाए, तो उस काल को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। जिस काल का अवशेष भी हो और रिटन सोर्स भी हो और इस लिखित सोर्स को, लिखित साक्ष्य को हम पढ़ भी लिए हैं, पढ़ने में सफलता हासिल कर ली, तो इस काल को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को अगेन हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे पाषाण काल, एक को बोलेंगे ताम्रपाषाण काल और एक को बोलेंगे धातु युग। यानी प्रागैतिहासिक काल किसे कहती है तो समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला का बोलते हैं पाषाण काल या पाषाण युग,
क्या बोलते हैं, पाषाण युग। दूसरा को बोलते हैं ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। और तीसरा को बोलते हैं धातु युग। दोस्तों आपको बोला गया कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में हमारे पास फॉसिल्स हो लेकिन रिटेन सोर्स नहीं हो, रिटेन सोर्स नहीं हो, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। वह जो 3 भाग होगा, एक को बोलेंगे पाषाण युग, एक को बोलेंगे ताम्र पाषाण युग और एक को बोलेंगे धातु युग। पाषाण युग किसे कहेंगे? आपको नाम से ही पता है कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जिस युग में मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा पत्थर का हथियार बनाया जाएगा, पत्थर से ही सब कुछ किया जाएगा, पत्थर ही उनका मेन संसाधन होंगे, उस काल को हम लोग बोलेंगे पाषाण युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ताम्र पाषाण युग किसे कहेंगे? ताम्र पाषाण युग उस युग को कहेंगे जिसमें मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबा का मिला करके हथियार बनाना चालू कर दिया हो, उस युग को हम लोग बोलेंगे ताम्र पाषाण युग। धातु युग क्या है? वह युग जिसमें मनुष्य पत्थर को छोड़ दिया हो, पत्थर का हथियार नहीं बनाता हो, अब फुली ये मेटल पर डिपेंड हो गया हो, मेटल का हथियार बनाने लगा हो, उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु युग। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और धातु युग। अब हम लोग बात करेंगे कि पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण युग को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और एक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक को बोलते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो दोस्तों हमने क्या बोला कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में, पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, धातु युग। पाषाण युग को भी 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, और जो है आपका नव पाषाण काल क्या होता है। पूरा पाषाण काल का अगर हम टाइम पीरियड पे बात करें तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड होता है अननोन सोर्सेस से लेकर के 8000 बीसी तक का कार्यकाल को हम लोग पूरा पाषाण काल के समय में रखेंगे। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या होगा? अननोन से 8000 बीसी। बीसी कहने का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से 8000 वर्ष पहले तक के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म के 8000 वर्ष पहले तक के काल को क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का अगर हम टाइम देखें तो 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक को हम लोग बोलेंगे मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल का कार्यकाल देखेंगे कि 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक को हम लोग बोलेंगे नव पाषाण काल। क्या बोलेंगे?
नवपाषाण काल बोलेंगे 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिकॉल करने का प्रयास करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स हो, रिटेन सोर्सेस नहीं हो, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिस काल में जिस काल का हमारे पास फॉसिल्स भी हो यानी अवशेष भी हो और रिटेन सोर्स भी हो, लेकिन रिटेन सोर्स को पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाएगा जिस काल में हमारे पास अवशेष भी हो और रिटेन सोर्स भी हो और सारे के सारे रिटेन सोर्स को पढ़ लिया गया हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम लोग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। अब हम लोग देखें कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, धातु युग। पाषाण युग उस युग को कहेंगे जिसमें मनुष्य बेसिकली पाषाण से खेलेंगे, पाषाण को ही औजार बनाएंगे, पाषाण ही इसका मुख्य संसाधन होगा, उस युग को हम लोग बोलेंगे पाषाण युग। ताम्रपाषाण युग उस युग को बोलेंगे जिसमें मनुष्य पाषाण के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग करने लग जाए, तो उस युग को बोलेंगे ताम्रपाषाण युग। और नवपाषाण युग किसे बोलेंगे? जिसमें मनुष्य क्या करेगा कि नवपाषाण नहीं, धातु युग किसे बोलेंगे? जिसमें मनुष्य धातु पर खेलना चालू कर देगा, उसको बोलेंगे धातु। अब हम लोग पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो अननोन सोर्सेज से 8000 बीसी तक, 8000 बीसी से 4000 बीसी तक पाषाण काल और 4000 बीसी से 2500 बीसी तक नवपाषाण काल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, उसके बाद पढ़ेंगे नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और पूरा पाषाण काल, अभी अभी आपको बताया गया कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड जो होगा अननोन से लेकर के 8000 बीसी तक पूरा पाषाण काल होगा। अब पूरा पाषाण काल में क्या होगा कि मनुष्य जो होगा ये अपना औजार जो है, औजार पत्थर के बनाएगा। मनुष्य अपना औजार पत्थर के बनाएगा। और अगर इसका औजार पे बात करें तो इसका औजार क्या क्या मेनली हुआ करता था, तो हथौड़ी हुआ करता था, हथौड़ी, बेलचा, खुरपी इत्यादि पूरा पाषाण काल का मेन औजार हुआ करते थे। पूरा पाषाण काल में औजारें जो बनाई जाती थी पत्थर का बनाई जाती थी। अब मेनली जो औजार थे वो हथौड़ी था, बेलचा था और यही सब चीजें थी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है शिकारी हुआ करता था, यानी मनुष्य शिकारी हुआ करता था। ये जंगल बाई जंगल भटका करता था, दर बदर भटका करता था और जंगल में छोटे मोटे जीव जंतु को मार करके खाने का काम करते थे।
तो इसीलिए उस समय के मनुष्य कैसे हुआ करते थे? शिकारी। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही किया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तो जरूर हुआ, लेकिन अभी तक मनुष्य आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे, उपयोग करना नहीं जानते थे, आग का संरक्षण करना नहीं जानते थे कि हमको दोबारा से आग लगाना हो तो कैसे लगाए, इनको यह जानकारी नहीं थी। तो हमने क्या बताया कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य मेनली जो है अपना औजार जो बनाते थे वो पत्थर के, उनके जो मेन औजार हुआ करते थे हथौड़ी, बेलचा, खुरपी। और उस समय के मनुष्य जो हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे? शिकारी हुआ करते थे। और इसी समय पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। दोस्तों एक बार यह सवाल पूछ लिया कि शुतुरमुर्ग का साक्ष्य किस काल में मिला है? किसका? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का साक्ष्य भी जो है इसी काल में मिला है। पूरा पाषाण काल से ही शुतुरमुर्ग का साक्ष्य मिलता है। तो ये एक बार सवाल एसएससी में आ गया कि शुतुरमुर्ग का साक्ष्य किस काल से प्राप्त होती है? तो पूरा पाषाण काल। अब हम लोग बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल का क्या क्या साक्ष्य है। हम पूरा पाषाण काल के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बस ऐसा ही बोल रहे हैं कि कोई साक्ष्य है? तब पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिलता है वो बेलन नदी घाटी से मिलता है। बेलन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। सोहना नदी घाटी से, सोहना नदी घाटी से पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। और नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से भी पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। पूरा पाषाण काल का साक्ष्य जो है एक के चित्रकारी गुफा से मिलता है। एक के चित्रकारी गुफा से साक्ष्य मिलता है। यह जो चित्रकारी गुफा है ये मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप भीमबेटका, भीम बेटिका, मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप भीमबेटका से चित्रकारी गुफा का साक्ष्य मिला है, जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पूरा पाषाण काल का साक्ष्य जो है बेलन नदी घाटी से प्राप्त होता है, सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता है, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। पूरा पाषाण काल का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड अननोन से 8000 बीसी तक है। इसका जो औजार हुआ करता था पत्थर का हुआ करता था। मनुष्य शिकारी हुआ करते थे, आग का आविष्कार कर लिए थे, लेकिन इन्होंने अभी तक आग का जो है सदुपयोग नहीं करना जानते थे, आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको पूरा पाषाण काल से ध्यान में रखना है। मैंने पहले ही बोला कि प्राचीन इतिहास से आज के डेट में क्वेश्चन थोड़ा कम आने लगे हैं, तो हम पूरा पाषाण काल 8-10 वीडियो पढ़ाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप वही चीज पढ़िए जो एग्जाम में आए। आप पढ़ क्यों रहे हैं? नौकरी लेने के लिए। तो आप ऐसा कुछ ना पढ़ जाओ कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ऐसा चीज आप नहीं करो, अपने ऊपर इतना जुल्म नहीं करो। आप कंसाइज करके पढ़ने का प्रयास करो, कंसेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करो, और एग्जाम से जितने भी सवाल बनते हैं उसको क्लियर करने का प्रयास करो। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि पूरा पाषाण काल का कार्यकाल अननोन से 8000 बीसी। दोस्तों आप बीसी मतलब समझते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से 8000 वर्ष पहले का काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है।
बीसी और ईसवी आपको समझ में आता है कि नहीं? अगर आपको बीसी यानी ईसा पूर्व और ईसवी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लिखिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आता कि ईसवी किसे कहेंगे और ईसा पूर्व किसे कहेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो में बीसी और बीसी यानी ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में मैं अच्छा से समझा दूंगा अगला वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से 8000 वर्ष पहले। इसके बाद हम लोग पुरापाषाण के बाद हम लोग देखेंगे नवपाषाण। आपको बताया ही गया कि पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल होता है। तब हम लोग बात करेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में मनुष्य क्या क्या किया? ऐसे ही नहीं मनुष्य अचानक सा नहीं मनुष्य हवाई जहाज चलाने लगा, रॉकेट बनाने लगा। मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ है और उसी को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुरापाषाण काल के बाद दूसरा जो होगा वो होगा मध्यपाषाण काल। सॉरी, मध्यपाषाण काल का कार्यकाल जो होगा 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, कि किसका होता है? मध्यपाषाण काल का होता है। मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो औजार बनाया, मनुष्य जो औजार बनाया वो औजार भी बनाया पत्थर का, लेकिन पत्थर का औजार तो बनाया, लेकिन ये औजार पहले की अपेक्षा आकार में छोटा हो गया। और आकार में छोटा होने के कारण ये औजार जो है, मध्यपाषाण कालीन औजार जो है, पहले के औजार की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो गया, ज्यादा प्रभावशाली हो गया, थोड़ा धारदार हो गया। तो मध्यपाषाण काल में भी मनुष्य जो औजार बनाया करता था पत्थर का, लेकिन वो औजार हुआ करता था छोटा। इसलिए मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक पीरियड या माइक्रोलिथिक काल भी किसे कहते हैं? मध्यपाषाण काल को। और क्यों माइक्रोलिथिक कहते हैं? क्योंकि औजार छोटा हो जाने के कारण छोटा को बोलते हैं माइक्रो, बड़ा को बोलते हैं मैक्रो। तो माइक्रोलिथिक हो जाता है, माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है इसको, मध्यपाषाण काल को। इसलिए कहा जाता है कि इस समय के जो औजार थे वो पत्थर के तो जरूर थे लेकिन छोटा थे। मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो है पशुपालन का शुरुआत किया। पशुपालन यानी ही स्टार्टेड डोमिकेशन। मध्यपाषाण काल में मनुष्य डोमिकेशन करना चालू किया, पशुपालन का शुरुआत किया, पशु को पालने का शुरुआत किया। और आपसे कई बार सवाल पूछेगा कि पशुपालन का शुरुआत किस काल में हुआ? तो मध्यपाषाण काल में। और दोस्तों, पशुपालन का शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुआ, इसका जो साक्ष्य मिलता है वो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से मिलता है। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से यह साक्ष्य मिलता है कि मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो थे पशुपालन करते थे। और ऐसा ही साक्ष्य जो है राजस्थान के बगौर से भी मिलता है। राजस्थान के बगौर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद जो है मध्यपाषाण काल में मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
अगर आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम मानव कंकाल का साक्ष्य जो है किस काल से प्राप्त हुआ, तो बताओगे मध्य पाषाण काल से ही मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। और ये जो साक्ष्य मिला है कहां से मिला है, तो यूपी के इलाहाबाद इलाहाबाद के समीप, यूपी के इलाहाबाद के समीप प्रतापगढ़, यूपी के इलाहाबाद के समीप प्रतापगढ़ के पास सराय नहार से यह प्राप्त होता है। मानव कंकाल का साक्ष्य जो कहां से मिलता है, तो सराय नहार से मिलता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि सराय नहार जो है यूपी के इलाहाबाद के समीप जो है सराय नहार से मानव कंकाल का साक्ष्य मिलता है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। और मध्य पाषाण काल का कार्यकाल जो होगा 8000 बीसी से 4000 बीसी तक के कार्यकाल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में मनुष्य जो है औजार पत्थर का बनाया करते थे और इनका औजार जो हुआ करता था छोटा हुआ करता था, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन का शुरुआत करने लगा था, पशुपालन का शुरुआत किया था, यह स्टार्टेड डोमिकेशन। और इसका जो साक्ष्य मिलता है पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बगौर से मिलता है। इसके बाद हमने बात किया कि मानव कंकाल का भी साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिला है, और ये जो मिला है सराय नहार से, जो उत्तर प्रदेश में सराय नहार पाया जाता है, यहां से सबसे पहले मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। तो मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग बात करेंगे नव पाषाण काल। क्या बात करेंगे? नव पाषाण काल बात करेंगे कि नव पाषाण काल क्या है। तो चलिए देखते हैं नव पाषाण काल। तीसरा हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल, और इसका जो टाइम पीरियड होगा 4000 बीसी से 2500 बीसी तक का कार्यकाल नव पाषाण काल का होता है। दोस्तों नव पाषाण काल में क्या होगा कि मनुष्य जो है ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर, कृषि का शुरुआत कर दिया, कृषि का शुरुआत किया। हमने क्या बोला कि आग का शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुआ, पशुपालन का शुरुआत मध्य पाषाण काल में, और कृषि का शुरुआत नव पाषाण काल में हुआ। अगर आपसे यह सवाल पूछता है कि कृषि में सबसे पहले मनुष्य किस चीज का कृषि किया, किस चीज का खेती किया, तो सबसे पहले ये जौ का खेती किया, गेहूं का खेती किया और कपास का खेती किया। सबसे पहले जौ, गेहूं और कपास का खेती किया। और अगर आपसे एक और सवाल पूछ दे कि बताइए सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो आप बताओगे कि इलाहाबाद के कोलडिहवा, इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप कोलडिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के समीप कोलडिहवा से मिला है। कृषि का शुरुआत सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। और अगर आपसे पूछ ले कि कृषि के शुरुआत का साक्ष्य कहां से मिला है, यह जो होगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि की शुरुआत का साक्ष्य मिला है और चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कुलडीहवा से मिला है। तो क्या दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी काल में सबसे पहले कुत्ता का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला? कुत्ता का साक्ष्य मिला। और अगर आपसे यह सवाल पूछ ले कि कुत्ता का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिलता है, तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम नामक स्थान से। जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम नामक स्थान से सबसे पहले कुत्ता का साक्ष्य मिला। और ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में ऐसा पाया गया कि मानव अस्थि के बाद, मानव अस्थि के बगल में कुत्ता का अस्थि का भी साक्ष्य मिला है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र को क्या होता था कि जब मालिक का मौत होता था, मालिक का मृत्यु होता था, तो उसके साथ साथ उनका पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से कुत्ता का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो था नवपाषाण काल में भी कुछ 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? कृषि का शुरुआत नवपाषाण काल में, इसका साक्ष्य कहां से मिला? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से मिला है। उसके बाद चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कुलडीहवा से मिला है। इसके बाद कुत्ता का साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से मिला है। और सबसे पहले जो खेती हुआ है, कृषि हुआ, जौ का, गेहूं का और कपास का। इस तरह से हमने देखने का प्रयास किया कि पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो तीनों को हम लोग समझने का प्रयास किया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में ये इतना पढ़ना था। अब हम लोग देखेंगे जो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटे थे। एक को बोले थे प्रागैतिहासिक काल, एक को बोले थे आदि ऐतिहासिक काल और एक को बोले थे ऐतिहासिक काल। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग जो पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, इसको 2 नंबर देते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम टाइम पीरियड पे बात करें तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपको सारे बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में हमारे पास फॉसिल्स हो, यानी जिस काल में हमारे पास अवशेष हो और अवशेष के साथ साथ रिटन सोर्स भी हो, रिटन सोर्स भी हो, और उस सोर्स को रीड कर लिया गया हो, पढ़ लिया गया हो, उस काल को हम लोग बोले थे आदि ऐतिहासिक काल। जिस काल का हमारे पास अवशेष हो और लिखित साक्ष्य हो, और उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ने में कामयाब हो गए, पढ़ने में कामयाब नहीं हुए, यहाँ पे
इसको रीड नहीं कर पाए। थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो गया। जिस काल में हमारे पास फॉसिल्स हो, रिटन सोर्स भी हो, लेकिन उसको पढ़ने में हम कामयाब नहीं हुए, उस काल को हम लोग बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में सबसे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 2500 बीसी से 1750 बीसी, यानी ईसा मसीह के 2500 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा मसीह के जन्म से 1750 वर्ष पहले तक का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कहानी यह है कि हम 1921 तक, ध्यान से सुनिएगा, हम 1921 ईस्वी तक ये मान करके बैठे थे कि हमारा देश का सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता है। 1921 तक हम ये माने थे कि हमारे देश का सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता के अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के इधर तक है। तो यानी वैदिक सभ्यता हम ये मान करके बैठे थे कि हमारा देश हिंदुस्तान का जो सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है, वो वैदिक सभ्यता है। ये कब तक मानते थे? 1921 तक। लेकिन दोस्तों, 1921 के बाद अचानक ऐसा रिसर्च से पता चला कि हमारा देश का सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है, बल्कि हमारे देश का सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब ऐसा क्या हुआ 1921 में कि सब लोग को यह कहना पड़ गया, मानना पड़ गया कि हमारे देश का सबसे पुरानी सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता कहलाता था, वैदिक सभ्यता, वह सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है, बल्कि उससे भी 1000 वर्ष पहले हमारे देश में कोई सभ्यता हुआ करता था। उस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आई होप आपको कहानी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आप जब तक तसल्ली से नहीं सुनिएगा और प्राचीन भारत पे थोड़ा सा गौर आप नहीं फरमाइएगा तो प्राचीन भारत समझ में नहीं आएगा। क्योंकि प्राचीन भारत में आपको बहुत ज्यादा फैक्ट है, फैक्ट याद करना पड़ेगा। और फैक्ट को आप डायरेक्टली अगर याद करने का प्रयास करोगे तो याद नहीं होगा। आपको जैसे जैसे टीचर बोल रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा फॉलो करना है। हमने क्या बोला कि याद ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ये बोला कि 1921 तक हमने ये मानकर बैठा था कि हमारे देश का सबसे पुरानी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता है। लेकिन 1921 के अंत में हमें यह पता चला कि हमारे देश का सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है, बल्कि हमारे देश से भी 1000 वर्ष पहले, यानी वैदिक सभ्यता से भी 1000 वर्ष पहले हमारे देश में कोई सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और मेसोपोटामिया का सभ्यता भी कुछ इसी का टाइम पीरियड के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे कल सवाल ये पूछ ले कि मेसोपोटामिया के समकालीन कौन सी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि मेसोपोटामिया जिस वक्त यूरोप में सभ्यता चल रही थी, उसी समय हमारे देश में जो सभ्यता होगी वो कौन सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम लोग बात करेंगे 1921 में ऐसा क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे, इसको नकारना पड़ा, झूठा कहना पड़ा और सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहा गया, आप जानते हैं कि हमारे देश में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल थे। और इसका हम कार्यकाल देखें तो 1848 से
1856 तक का टाइम पीरियड था, लॉर्ड डलहौजी का था। और लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारत में सबसे पहले रेलवे का शुरुआत किया। रेलवे का शुरुआत किया, कौन शुरुआत किया? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सबसे पहले रेलवे का शुरुआत किया गया। और यह जो शुरुआत हुआ रेलवे, ये सबसे पहले मुंबई से थाने के लिए, मुंबई से थाने के लिए जो ट्रेनें चलाई गई, उसका जो डिस्टेंस था 34 किलोमीटर था। तो जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 16 अप्रैल 1893, छोटा डेट अगर बोले तो 16 अप्रैल 1853 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की गई। यह जो रेलवे की शुरुआत की गई मुंबई से थाने के लिए चलाई गई थी। और ये जो कितने डिस्टेंस के लिए चला था? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चला था। तो दोस्तों, जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ट्रैक बिछवाया जा रहा था, तो ट्रैक बिछाने के क्रम में कई ऐसे ऊंचे ऊंचे पठार मिले थे, जिसको फ्लैट करने के क्रम में क्या हुआ था कि कई तरह के अवशेष प्राप्त हो रहे थे। यानी ऊंचा टीला था, उसको जब फ्लैट किया जा रहा था, तो फ्लैट करने के दरमियान कई प्रकार के कंकाल मिल रहा था, ईंट वगैरह अंदर से निकल रहा था। तो शुरुआत में जितने भी ईंट निकल रहा था, उसी ईंट को ट्रैक में डाल दिया जाता था। रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो उसी में ईंट वगैरह डाल देते थे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कम मात्रा में निकल रहा था, इसलिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1856 में क्या हुआ कि 1856 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम नाम था। और उसका 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो ये अवशेषें मिल रही थी ट्रैक बिछाने के क्रम में, उसको इकट्ठा करने का प्रयास अलेक्जेंडर कनिंघम किया। और अलेक्जेंडर कनिंघम उस अवशेष को इकट्ठा करके उस पर रिसर्च करने का प्रयास किया। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगा। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत में सबसे पहले भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये जो है फोसिल्स को इकट्ठा किया जा रहा था, अवशेष को इकट्ठा किया जा रहा था और रिसर्च किया जा रहा था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद एक वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या था नाम? एक वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का अगर हम कार्यकाल देखेंगे, लॉर्ड कर्जन और इसका हम कार्यकाल देखेंगे, तो 1899 से 1905 तक का जो कार्यकाल रहेगा लॉर्ड कर्जन का रहेगा। तो लॉर्ड कर्जन ने जब वायसराय भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया, तो इन्होंने 1905 में ASI
डिपार्टमेंट की स्थापना किया? एएसआई डिपार्टमेंट की स्थापना किया। एएसआई डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया और इसका जो हेड बनाया गया, एएसआई का जो हेड बनाया गया, वो हेड बनाया गया जॉन मार्शल को। किसको बनाया? जॉन मार्शल को हेड बनाया। फिर से सुनिए, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक का कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का रहेगा और 1905 में इन्होंने एएसआई डिपार्टमेंट की स्थापना किया और इसका जो हेड बनाया जॉन मार्शल को बनाया। और कहा गया कि जॉन मार्शल साहब, आप ये रिसर्च निकालिए कि जो भारत में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है और रेलवे ट्रैक बिछाने के दरमियान अनेक प्रकार के जो अवशेष मिल रहे हैं, अनेक प्रकार के अजीबोगरीब चीज मिल रहे हैं, ये क्या चीज है? आखिर ये मिल कहां से रहा है? ये किसको दायित्व सौंपा? तो ये दायित्व सौंपा जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल ने क्या किया कि 2 टीम बनाया। जॉन मार्शल जो है, ये जब इसको चेयरमैन बनाया गया, एएसआई के चेयरमैन बनाया गया, तो जॉन मार्शल के द्वारा 2 टीम बनाया गया। जॉन मार्शल के द्वारा 2 टीम बनाया गया, एक टीम और एक ये टीम बनाया गया। एक टीम का हेड जो था उसको बनाया दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को हेड बनाया और एक टीम का हेड बनाया राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी को एक टीम का हेड और एक टीम का हेड दयाराम साहनी को बनाया। और जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को जब हेड बनाया गया, तो इन लोगों ने जो अवशेष था उस अवशेष पर अपना रिसर्च करना चालू कर दिया। और रिसर्च करते करते सन 1921 में दयाराम साहनी ने एक शहर का खोज किया। उस शहर को बोला जाता है हड़प्पा। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा शहर की खोज किया गया। जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी रिसर्च कर रहे थे कि वो जो अवशेष मिल रहे हैं वो अवशेष किस चीज का मिल रहा है, तो 1921 में पाकिस्तान में लाहौर के समीप, कहां पे? पाकिस्तान में लाहौर के समीप रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला से एक शहर की खोज निकाला जिसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता। और जब दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई, ठीक उसके अगले ही साल राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में
मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई रखलदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई ये कराची के समीप यानी पाकिस्तान के कराची के समीप सिंधु नदी के किनारे की गई। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे की गई। तो दोस्तों अब जो है 1921 में ये पता लग गया कि हमारे देश में वैदिक सभ्यता से भी पुरानी एक सभ्यता हुआ करता था जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो शहर की खोज की गई वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा शहर की खोज की गई। और इसका जो खोज किया दयाराम शाह ने, और ये 1921 में किया गया। और हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में लाहौर के समीप रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी नामक जिला में है। उसी तरह से ठीक अगले ही साल रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी गई। और ये जो खोज की गई कराची के समीप सिंधु नदी के किनारे। और जब इस तरह से खोज हुआ तो अब लोगों में एक अलग सा उत्सुकता जागा कि अरे जो हम वैदिक सभ्यता मान रहे थे लगता है उससे भी पुराना कोई सभ्यता है जो दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई। तो जैसे ही ये पता चला तो क्या था कि हमें यह पता चला तो फिर हम लोगों ने यानी उन लोगों ने क्या किए और खोजबीन तेज कर दिए। और खोजबीन तेज कर दिए कि क्या और भी कुछ चीज मिलेंगे कि सिर्फ इतना ही से सीमित हो गया। तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान में खोजबीन स्टार्ट हो गया, पूरा का पूरा हिंदुस्तान में रिसर्च स्टार्ट हो गया। और रिसर्च स्टार्ट होने के क्रम में हिंदुस्तान के चारों तरफ से इस तरह का अवशेष प्राप्त किया गया। तब जाकर के निष्कर्ष निकला कि जो हम लोग 1921 तक ये मान के बैठे थे कि भारत का सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है, वो वैदिक सभ्यता नहीं, उससे भी 1000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता है जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो पूरा का पूरा खोजबीन और तेज किया गया। और जब खोजबीन और तेज किया गया तो जब खोजबीन और तेज किया गया तब क्या था, मान लीजिए ये हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के चारों तरफ खोजबीन स्टार्ट हो गया। तो उत्तर में भी खोजा गया, दक्षिण में भी खोजा गया, पूर्व में भी खोजा गया और पश्चिम में भी खोजा गया। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के पास मांडा में इस तरह का अवशेष मिला। किसे मिला? मांडा में, जम्मू कश्मीर के पास। और ये जो मांडा है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में है, अखनूर जिला में है। और अगर नदी पूछेगा मांडा किस नदी पर है तो रावी नदी। तो जम्मू कश्मीर के रावी नदी के किनारे अखनूर जिला में मांडा नामक स्थान पर भी इस तरह के फॉसिल्स प्राप्त हुए। उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र से दैमाबाद और दैमाबाद कहाँ है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के दैमाबाद से भी इस तरह का फॉसिल्स प्राप्त हुआ। और दैमाबाद किस नदी के किनारे है? यह जो है गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद है। तो दैमाबाद से भी प्राप्त हुआ, मांडा से भी प्राप्त हुआ और पूरब में भी प्राप्त हुआ और पश्चिम में भी प्राप्त हुआ। पूरब में आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ और पश्चिम में जो प्राप्त हुआ ये सुत द कोटदा, क्या नाम थोड़ा सा इसका अटपटा है, सुत द कोटदा, सुत कोटदा से पश्चिम से प्राप्त हुआ, पूरब से
आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से, उत्तर में मांडा से और दक्षिण में दैमाबाद से। दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब 1921 में दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी के द्वारा फॉसिल्स का प्राप्त किया गया तो और खोजबीन तेज हुआ, और खोजबीन तेज होने के क्रम में उत्तर में भी इस तरह का अवशेष मिल गया, दक्षिण में भी इस तरह का अवशेष मिल गया, पश्चिम में भी मिल गया, पूर्व में भी मिल गया। इस तरह से यहां पर त्रिभुज का आकार बन गया। तो अब निष्कर्ष आर्कियोलॉजिस्ट ने यह निकाला, आर्कियोलॉजिस्टों ने निष्कर्ष ये निकाला कि ये जो हम लोग सभ्यता जो पहले बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सिंधु घाटी पर ही सिर्फ नहीं सीमित है, यह तमाम घाटी पर सीमित है, ये पूरे भारत में इस तरह का सभ्यता है। इसीलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता न कह करके उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी में अगर कोई शहर खोजा गया तो हड़प्पा शहर खोजा गया, तो पहले जो शहर खोजा गया उसी शहर के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किया गया। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर एक माँ हो और उसका 4-5 बच्चा हो और उस माँ का नाम से पुकारा जाता है तो बड़का बेटा के नाम से पुकारा जाता है, जो पहला बच्चा होता है फलाना के मम्मी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो शहर खोजा गया वो खोजा गया हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहना गलत हो गया क्योंकि इस प्रकार की जो सभ्यता थी सिर्फ सिंधु नदी तक ही सीमित नहीं था, सिंधु नदी से भी अलग अलग जगहों पर इस तरह के अवशेष मिला। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला जो खोजा गया वो खोजा गया हड़प्पा शहर, और हड़प्पा शहर के नाम पर ही इस सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर कल आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए कि भारत का सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन में ना रहा तो बताना सिंधु घाटी सभ्यता। और यह निष्कर्ष निकाला गया कि वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता जिसमें हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल रहेगा 1500 BC से बाद में रहेगा 750 तक। तो 1500 BC वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है, लेकिन इससे भी 1000 वर्ष पहले हम एक सभ्यता की खोज कर लिए जिसको बोला गया हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता। और इसका जो कार्यकाल है 2500 BC से लेकर के 1750 तक है। तो कहने का मतलब कि वैदिक सभ्यता से भी 1000 वर्ष पुराना हमारे पास एक सभ्यता थी जिसको बोला गया हड़प्पा सभ्यता, और इसका खोज 1921 में हुआ। 1921 से पहले हम सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता को ही माना करते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता किस लिए प्रचलित है। तो अभी अभी दोस्तों आपको बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया गया, यह जो खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे? यह जो नदी है रावी नदी के किनारे किया गया। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? यह पाकिस्तान के लाहौर के समीप, पाकिस्तान के लाहौर के समीप मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता यह कैसी सभ्यता है?
तो जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, तो पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे आज के जमाने जैसे एडवांस थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, जिस तरह से आज हम पक्की सड़क बनाए हैं, जिस तरह से आज हम पक्की कॉलोनी बनाए हैं, पक्की घर बनाए हैं, उस तरह से साक्ष्य जो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से ईंट की प्राप्ति हुई है, हड़प्पा सभ्यता से स्नानागार मिला है, हड़प्पा सभ्यता से अनागार मिला है, हड़प्पा सभ्यता से जो है हम लोग को अच्छे जल निकासी प्रणाली मिला है। इस आधार पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी यह शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। और शहरी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कह सकते हो। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता किस लिए प्रचलित था? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा प्रचलित था जल निकासी प्रणाली के लिए। जल निकासी प्रणाली के लिए हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा प्रचलित था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पाया गया कि जल का निकासी जो है बहुत सुचारू रूप से निकासी किया जा रहा था। पक्की नालियां बनाई गई थी। जिस तरह से आज हम पक्की नालियां बनाते हैं, उस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पक्की नालियां बना रहे थे। पक्की ईंट की प्राप्ति हो रही थी, पक्की कॉलोनी मिल रहा था, पक्की रोड मिल रहा था। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसलिए शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता और यह जल निकासी प्रणाली के लिए विख्यात था। अब आपसे एक और सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। कांस्ययुगीन क्यों? हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाया करते थे। किसको किसको? तांबा प्लस टीन को मिलाइएगा तो कांसा की प्राप्ति होगा, कांस की प्राप्ति होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीन को मिलाकर के कांस बनाया करते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग कल अब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल, मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल, लोथल के बारे में डिटेल, धौलावीरा के बारे में डिटेल। तमाम यहां से जो सवाल बनेगा उसका डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे। और जितना भी आज आपको बताया गया, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ये जो चीजें बताई गई है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताई गई है। हो सकता है कि आप जिंदगी में पहला बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा बाउंस करे, लेकिन उसे घबराना नहीं है। उसको आपको जीवन में उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप सरकारी जॉब का जो सपना देख रहे हैं वो संभव नहीं है। तो अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, क्योंकि उस कमेंट को पढ़ करके मेरे अंदर और एनर्जी आए और मेहनत करके कल आपको इससे भी बेहतरीन क्लास लेकर के आए। तब तक के लिए धन्यवाद।